नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखनऊ में अचानक रुक गया राहुल गांधी का काफिला। सड़कों पर थे किसान, बोले एक गांव में जबरदस्ती हो रही है चकबंदी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि शरद पवार का अजीत पवार को बड़ा झटका, एनसीपी के 40 नेताओं की होगी घर वापसी, 20 जुलाई को होंगे पार्टी में शामिल। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई की एंट्री के मामले में केंद्र को झटका, ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। खबर में आगे जिक्र होगा कि नीतीश चाहते हैं बिहार को मिले 30,000 करोड़, नायडू भी अड़े, बजट पर दबाव में मोदी सरकार। और इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि अयोध्या में जमीन के सौदे का भांडाफोड़, भूमि घोटाले हुए, भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में अचानक रुक गया राहुल गांधी का काफिला। सड़कों पर थे किसान, बोले एक गांव में जबरदस्ती हो रही है चकबंदी। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ के मोहनलालगंज में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कमिश्नर के आवास को किसान कूच कर रहे थे। इसी दौरान लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का काफिला वहां से गुजर रहा था। उन्होंने काफिला रोक लिया और किसानों से बातचीत की। राहुल गांधी ने किसानों से मांग पत्र लिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने कहा कि मैं जमीन की चकबंदी के मामले को लेकर लखनऊ जा रहा था, तभी राहुल गांधी का काफिला यहाँ से गुजरा। वो हमें देखकर रुक गए, उन्होंने हमारा हालचाल पूछा। हमने उन्हें बताया कि शेरपुर लवल गांव में जमीन की जबरन चकबंदी की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शरद पवार का अजीत पवार को बड़ा झटका, एनसीपी के 40 नेताओं की होगी घर वापसी, 20 जुलाई को होंगे पार्टी में शामिल। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार को बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 40 नेताओं की शरद पवार के एनसीपी में घर वापसी होने वाली है। कहा जा रहा है कि सभी नेता 20 जुलाई को पार्टी में प्रवेश करने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके भतीजे अजीत पवार के साथ गए पार्टी के कुछ विधायकों ने उनके गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल से मुलाकात की है। शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के विधायकों के एनसीपी एसपी में वापस आने की संभावनाओं के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही थी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं की है जो हमारी पार्टी छोड़कर वापस आना चाहता हो, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि उनमें से कुछ जयंत पाटिल से मिले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की एंट्री के मामले में केंद्र को झटका, ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई के कथित तौर पर दुरुपयोग के मामले में ममता सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता सरकार की ओर से आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले मामलों को सीबीआई जांच के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह के मामलों में राज्य सरकार की सहमति नहीं ली जाती और फिर मामले की एक तरफा तरीके से जांच होती है। इन मामलों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से भी हस्तक्षेप किया जाता है। ममता सरकार की इस याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ममता सरकार की ओर से दायर याचिका को सुनवाई योग्य माना है। केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि ये अर्जी सुनवाई करने के योग्य नहीं है, मगर शीर्ष अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार की ओर से कानून पहलू को उठाया गया है, जिस पर सुनवाई की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत में इस मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त की तारीख तय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना राज्य सरकार की इजाजत के किसी मामले में सीबीआई की जांच करना सही कदम नहीं है। जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी सहमति को वापस ले लिया है, तो फिर सीबीआई की ओर से मामले दर्ज क्यों किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल का यह मुकदमा अब कानून के मुताबिक शीर्ष अदालत के समक्ष आगे बढ़ेगा। मुकदमे की विचारणीयता के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जताई गई आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये बात साफ कर दी है कि किसी भी राज्य में सीबीआई जांच के लिए वहां की राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सबसे बड़े सवाल ये है कि जब राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच के संबंध में अनुमति वापस ले ली गई है, तो क्या फिर भी सीबीआई कोई केस दर्ज कर सकता है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश चाहते हैं बिहार को मिले 30,000 करोड़, नायडू भी अड़े, बजट पर दबाव में मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार आगामी 23 जुलाई को संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी और इस बजट को जारी करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने सरकारी कर्ज पर अंकुश लगाते हुए सभी राज्यों की सरकार की मांगों को संतुलित करना होगा। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र में सरकार में शामिल नीतीश कुमार बिहार में परियोजनाओं के लिए मदद के लिए केंद्रीय बजट से 30,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है और ये गठबंधन सरकार के लिए एक परीक्षा साबित हो सकती है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया था। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को बिहार से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि इस साल राज्य को कितना बजट आवंटित किया जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने पिछले सप्ताह की रिपोर्ट की माने तो केंद्र की गठबंधन सरकार में मोदी के सबसे बड़े साथी तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू ने भी भारी रकम की मांग की है। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए अगले कुछ सालों में $12 बिलियन से अधिक की सहायता के लिए अनुरोध किया है। दोनों गठबंधन दलों की मांगों को मिला दे तो ये सरकार के वार्षिक खाद्य सब्सिडी बजट 2.2 ट्रिलियन रुपए के आधे से भी ज्यादा के बराबर है। इससे यह साफ पता चलता है कि मोदी पर राजकोषीय दबाव बढ़ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या में जमीन के सौदों का भांडाफोड़, भूमि घोटाले हुए, भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी, अखिलेश यादव ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अयोध्या की जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष ने इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला देते हुए कहा कि अयोध्या में जमीन की औने पौने दाम पर खरीदने और विकास के नाम पर धांधली हुई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी का राज्य में जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर मुनाफा कमाया गया, जिसकी वजह से पिछले 7 सालों से सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं, जिससे यहाँ के गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीनों के सौदों का भांडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों से सर्किल रेट न बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है और इसकी वजह से अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए हैं और यहाँ आस्थावानों ने नहीं बल्कि भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं और इन सबसे अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। गरीबों और किसानों से औने पौने दाम पर जमीन लेना एक तरह से जमीन हड़पना है और हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदों की गहन जांच और समीक्षा की मांग करते हैं। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वंचित विरोधी है मोदी सरकार, मंत्री ना बनाए जाने पर फूटा बीजेपी सांसद का गुस्सा, पार्टी नेताओं को ही सुनाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक से भाजपा सांसद और वंचित नेता रमेश ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर केंद्रीय मंत्री ऊंची जातियों से ताल्लुक रखते हैं, वहीं वंचितों को दरकिनार कर दिया गया है। भाजपा नेता ने आगे कहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं बनाए जाने से वो काफी दुखी हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में विजयपुरा सीट से चुनाव जीता है। दोस्तों, मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए रमेश जिगाजिनागी ने कहा कि कई लोगों ने मुझे बीजेपी में ना जाने की सलाह दी थी क्योंकि ये पार्टी दलित विरोधी है। संवाददाताओं को जब रमेश से सवाल पूछा कि क्या वो केंद्रीय मंत्री पद की मांग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों का समर्थन मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन जब मैं वापस आया तो लोगों ने मुझे बहुत डांट लगाई। कई दलितों ने मुझसे इस बात पर बहस की है कि बीजेपी दलित विरोधी है और मुझे पार्टी में शामिल होने से पहले ये बात जान लेनी चाहिए थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। झारखंड में बिछने लगी चुनावी बिसात, हेमंत सोरेन दोहराएंगे करिश्मा, ये समय से पहले चुनाव होने के आसार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव बीतते ही चंद महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में एक बार फिर सियासी बिसात छिड़ने लगी है और इस बिसात में एक बार फिर इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच आमने सामने मुकाबला होना तय माना जा रहा है। और जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से रिचार्ज हो गए हैं। तो हालिया लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान से हतोत्साहित बीजेपी खेमे में जोश भरने के लिए चुनाव प्रभारी के रूप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ताबड़तोड़ झारखंड दौरा तेज हो गया है।
रांची की बिरसा मुंडा जेल से 142 दिन बाद बाहर आकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के साथ ही हेमंत सोरेन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने दूसरे कार्यकाल की अपनी पहली बैठक मीटिंग में ही विस्थापन आयोग के गठन पर मुहर लगवा ली और ये आयोग विस्थापितों का आर्थिक और सामाजिक सर्वे के साथ साथ माइनिंग के प्रभाव का भी अध्ययन करेगी। हेमंत सरकार ने इस आयोग के जरिए विस्थापन का दंश झेल रही झारखंड की बड़ी आबादी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अधिकारी तो छोड़िए, एक कर्मचारी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात नहीं सुनता, तेजस्वी यादव ने किया है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, पटना में पथ निर्माण विभाग की ओर से गंगा पथ के एक हिस्से का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राघोपुर पुल के निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने मंच से अधिकारी को कहा कि इसको जल्दी करवा दीजिए, कहिए तो इसके लिए हम आपके पैर छू लें। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस रिलीज जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ जोड़ने और पैर छूने पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस रिलीज के माध्यम से तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहाँ तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने की बात करता हो। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण ये है कि एक कर्मचारी एक मुख्यमंत्री की नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है और क्यों नहीं आदेश का पालन करता है, ये विचारणीय विषय है। हालांकि इसमें कर्मचारी व अधिकारियों का अधिक दोष भी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक कमजोर और बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना है, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि ये 43 साल वाली तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब शासन में इकबाल खत्म हो जाए और शासक में आत्मविश्वास ना रहे तब उसे सिद्धांत, ज़मीर और विचार किनारे रख ऊपर से लेकर नीचे तक बात बात पर ऐसे ही पैर पकड़ना पड़ता है। बहरहाल हमें कुर्सी की नहीं बल्कि बिहार और 14 करोड़ बिहार वासियों के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकी गतिविधियों का केंद्र बना जम्मू क्षेत्र, खोखले वादे नहीं, कठोर कदम उठाए सरकार, हम केंद्र के साथ। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले को लेकर मंगलवार को कहा कि कश्मीर घाटी के बाद अब जम्मू क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों का नया केंद्र बन गया है और सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए उपयुक्त कदम उठाना चाहिए। पार्टी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस मामले पर सरकार को देश को भरोसा में लेना चाहिए और वह आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ये बताना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि अब पाकिस्तान को उसके दुस्साहस के लिए जवाब देने का समय आ गया है। कठुआ के बदनोटा इलाके में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सोमवार को एक गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इस महीने जम्मू संभाग में ये 5वां आतंकवादी हमला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक हफ्ते में खोला जाए शंभू बॉर्डर, किसान आंदोलन पर हाई कोर्ट का हरियाणा सरकार को बड़ा आदेश। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर फिर पिछले 5 महीने से बंद अंबाला के शंभू बॉर्डर के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस रास्ते को 1 सप्ताह में शुरू किया जाए और इसके बाद दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले नेशनल हाईवे करीब 5 महीने बाद फिर से शुरू हो जाएगा। यहाँ पंजाब के किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। बता दें कि पंजाब हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से किसानों का धरना जारी है और इस वजह से शंभू बॉर्डर पर केंद्रीय सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है। यहाँ पर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा बंद था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पंजाब और हरियाणा सरकार इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने के लिए कानून व्यवस्था बनाए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पूर्ण दृष्टिबाधित की नियुक्ति करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। या दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की आलोचना की है कि सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 100% दृष्टिबाधित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जबकि विकलांग व्यक्तियों के लिए बड़ी संख्या में रिक्तियां लंबित हैं। वहीं कोर्ट ने 2009 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 100% दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को
3 महीने के भीतर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाबा रामदेव नई मुश्किल में, अब हाईकोर्ट ने फटकारा, 50 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद की कानूनी मुश्किलें जारी हैं। अब कपूर उत्पादों से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना ठोक दिया है। अदालत ने आदेश का उल्लंघन करने के चलते ये एक्शन लिया है। दरअसल उच्च न्यायालय में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था और ये मुकदमा भी कपूर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। जहाँ दोस्तों 30 अगस्त 2023 को अदालत ने पतंजलि पर कपूर उत्पाद बेचने पर रोक लगा दी थी और अब अंतरिम आवेदन के जरिए कोर्ट को जानकारी मिली कि पतंजलि ने आदेश का उल्लंघन किया है। ताज़ा मामले की सुनवाई जस्टिस RI छागला कर रहे थे। उन्होंने पाया कि पतंजलि ने खुद ही अगस्त में आदेश जारी होने के बाद कपूर उत्पादों की सप्लाई की गई थी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 की तरफ से 30 अगस्त 2023 के निषेधाज्ञा आदेश के बार उल्लंघन को कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को आदेश जारी होने के 1 सप्ताह के अंदर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हाथरस के बड़े अधिकारियों और मुख्य आरोपियों को बचा रही है भाजपा सरकार। अजय राय ने लगाया बीजेपी पर यह बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर योगी सरकार पर जबरदस्त तरीके से बरसे हैं अजय राय और यहाँ पर हाथरस में हुई हृदय विदारक घटना के बाद गठित SIT ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसके आधार पर 6 अधिकारियों को निलंबित कर योगी सरकार ने अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर ली है। ये बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कही। उन्होंने कहा कि इतना दर्दनाक हादसे के बाद भी सरकार का ये रवैया निहायत शर्मनाक है। पूरी SIT रिपोर्ट एक धोखा है, बड़े अधिकारियों और मुख्य आरोपितों को बचाने का दुर्भाग्य प्रयास है। अजय राय ने कहा कि योगी सरकार एक बार फिर दिखावे की कार्रवाई का जनता को अंधेरे में रखने का प्रयास कर रही है। 80,000 लोगों की अनुमति पर 2.5 लाख से ऊपर लोग कार्यक्रम में मौजूद थे और जिले के आला अधिकारियों को खबर तक नहीं थी। प्रशासन के लोगों ने अनुमति देने से पहले एक बार मानकों की जांच की जरूरत नहीं समझी और उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब अधिकारियों का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री बेबस होकर अपनी अधिकारियों का मनमानापन देख रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि सचिन पायलट का बड़ा बयान। बोले, जवानों की शहादत पर मोदी सरकार को देना होगा जवाब। राजस्थान में बजरी माफियाओं का चल रहा है राज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जम्मू के कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। वहीं राजस्थान में बजरी माफियाओं के आतंक को लेकर भजन लाल सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि पायलट मंगलवार को टोंक के देवली भांची में पुलिस के जवान खुशीराम के घर पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। JDU विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव को बताया महान लीडर। कहा, बीजेपी के लोगों को बक बक करने की आदत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपने बड़बोलेपन से हमेशा चर्चा में बने रहे JDU विधायक गोपाल मंडल ने RJD अध्यक्ष लालू यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को लेकर बड़ा बयान दिया। विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव को पिछड़ों का महान लीडर बताया और लालू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंडल ने कहा कि केंद्र की NDA सरकार गिरने वाली नहीं है, ये लॉलीपॉप है, लोगों में भ्रम पैदा करता है। लालू यादव महान लीडर हैं, लोगों का मसीहा है, लेकिन थोड़ा रोग से पीड़ित हैं और यादाश्त इधर उधर हो जाता है। साल 2025 में बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की अश्विनी चौबे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि अश्विनी चौबे क्या है, भाजपा का यहाँ स्थान क्या है और क्या है भाजपा की पहचान। अश्विनी चौबे ऐसे बकबक करते रहते हैं, गिरिराज सिंह भी ऐसे बकबक करते रहते हैं। अश्विनी चौबे का दिमाग लूज हो गया है, उनका दिमाग खिसक गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार के बयान दिए हैं JDU विधायक गोपाल मंडल ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव में लालू के दांव से घबराया NDA, नीतीश से लेकर सम्राट तक हुए बैक टू ग्रास रूट। जी हाँ दोस्तों, सबका साथ सबका विकास के साथ बढ़ता इंडिया अब वापस बैक टू द ग्रास रूट की और प्रमुखता से मुड़ने लगा है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से NDA के आधार वोट पर A to Z के बहाने हमला क्या किया गया, तभी NDA के रणनीतिकार अपनी ही रणनीति यानी
MY यानी कि मुस्लिम प्लस यादव और सवर्ण की राजनीति पर लौट आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार की ओर से करवाया गया जातीय जनगणना बिहार की राजनीति में बदलाव लेकर आया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग 27% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% है। अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी स्वर्ण 15.52% है। जातिगत बात करें तो यादव 14%, कुशवाहा 4.2%, ब्राह्मण 3.6%, राजपूत 3.4% और भूमिहार 2.8% है। कुर्मी 2.8% और कायस्थ 0.66% बताया गया है। और यादव के बाद दूसरी बड़ी जाति कुशवाहा पर राजनीतिक दलों का फोकस बढ़ता चला गया है। भाजपा या कहें जेडीयू के लिए तो ये आधार वोट सा था। आरजेडी ने जरूर अपने MY के तेवर को डाउन किया और कुशवाहा पर फोकस करते लोकसभा चुनाव में अपनी बदली रणनीति का प्रयोग भी किया। एक हद तक सफल भी हुए, पर एनडीए के लिए जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि कुछ सीटें हाथ से गई और मत प्रतिशत में भी नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।